देखिए, नागपुर में हुई हिंसा को लेकर अब एक और नया मोड़ सामने आ गया है। नई नई बातें निकलकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आ गया है। नागपुर हिंसा में कहा जा रहा है कि जो उसका मुख्य आरोपी है फहीम खान, उसकी जो फेसबुक आईडी है उससे कई और अकाउंट्स को फॉलो किया गया है। पाकिस्तान के और बांग्लादेश के कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें फॉलो किया गया है। उनसे आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणी हिंदुस्तानियों के लिए की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पशुपति जी हैं, शैलेंद्र जी हैं और हरीश जी भी मौजूद हैं। क्या कुछ नया इसमें इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है? शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा अपडेट दे देते हैं कि इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। अब तक तकरीबन 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स को पुलिस ने ब्लॉक किया है, उसको कार्रवाई की है, इस पे 10 FIR किए हैं और अभी साइबर सेल बहुत एक्टिव होकर के काम कर रही है। फ़हीम खान का जब नाम आया तो पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एक ये कि फ़हीम खान के फेसबुक आईडी से, फेसबुक अकाउंट से कई ऐसे अकाउंट्स को फॉलो किया जा रहा था जो बांग्लादेश से और पाकिस्तान के थे मूल रूप से। दूसरी चीज़ यह है कि फ़हीम खान, पुलिस का कहना है कि फ़हीम खान ने वो औरंगजेब की कब्र पे एक आयत लिखी चादर जलाए जाने की जो अफवाह फैली थी, हाँ। जिसको लेकर के ये हिंसा भड़की। पुलिस का कहना है कि फ़हीम खान ने वीडियो को एडिट करके और उस हिंसा को भड़काने के लिए उसको सर्कुलेट किया था। बिल्कुल। तो फ़हीम खान दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ था। तो पहले कहा जा रहा था कि मास्टरमाइंड फ़हीम खान है, लेकिन हाँ। अब ये बात सामने आ रही है कि फ़हीम खान भी संभवतः एक मोहरा ही था और इसके तार कहीं और दूसरी जगह से जुड़ रहे हैं। संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पशुपति जी, क्या लग रहा है, ये मामला अब किधर जा रहा है? क्या ये वाकई में एक संदेहास्पद मामला लगता है या इसे पूरी तरह से सेट करके करने की कोशिश की गई है? ये सोची समझी साजिश है? देखिए, फ़हीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी करके एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हाँ। अब जब ये पूरा मामला जब उठा उसके बाद कुछ लोग उनके अध्यक्ष के पास पहुंचे तो अब उन्होंने एक नई कहानी और गढ़ दी कि 6 महीने पहले एक ऐसा ही केस हुआ था। वो बहुत बड़े एक नेता और मंत्री के साथ काम करने वाले एक ड्राइवर का नाम उसमें ले रहे हैं। हाँ। कि उसने हिंसा फैलाने की साजिश की थी। फ़हीम खान ने उनकी शिकायत की तो अब 6 महीने बाद उनको साजिशन फंसाया जा रहा है। हाँ। तो ये सारी कहानियाँ अब अलग अलग आ रही हैं। अब जो मेन देखने वाली बात ये है कि जांच एजेंसियां कैसे, अब जैसे बांग्लादेश का कनेक्शन आपके पास सामने आ रहा है। बांग्लादेश आप पिछले कुछ समय से लगातार देखेंगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक तरह की वहाँ पर जो मंदिर हैं, वहाँ पर जो हिंदू हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ। और एक एनार्की है। तो वो वहाँ जब कट्टरपंथी हावी हो रहे हैं तो उनके साथ आप देखिएगा कि एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के वैसे लोग, वैसे युवा जो जरा सा भी भटकाव के शिकार हो सकते हैं। हाँ। वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको अपने साथ जोड़ना। तो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर ये जो पूरा नेक्सस है, अब जांच में सामने आएगा कि ये क्या कोई एक स्लीपर सेल इन्होंने तैयार किया है महाराष्ट्र में, क्या एक कोई ऐसी टीम है जो अंदर अंदर वैसे युवाओं को टारगेट कर रही है, वैसे युवाओं से कनेक्शन बना रही है। और अब जैसे आपको पता होगा कि सिमी जैसे संगठन बनाए जाते थे, उन पर बैन लगता है तो फिर वो लोग एक सूडो संगठन बनाते हैं। तो क्या ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, अब इसके जो मेंबर्स हैं इनकी कुंडली भी मुझे लगता है कि IB और बाकी एजेंसियां तैयार करना शुरू करेंगी। बिल्कुल। देखिए, एक तरह का बड़ी ही भद्दी टिप्पणी की गई है। पजीत शब्द का एक तो इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये पजीत शब्द क्या है। साथ ही साथ इस तरह का भाषण देना कि अगली बार तैयार रहना, टारगेट आपके घर के लोग होंगे, ये सही मानते हैं आप जिस तरह से इसे पूरे को अंजाम दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये जो हिंसा है ये सही मानने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा हो वो गलत हमेशा होती है। इसमें तो गाड़ियां जला दी गई, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, दंगा, सुनियोजित दंगा करने की एक कोशिश जो है वो हुई। जो आपने शुरू में कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो कनेक्शन सामने आ रहा है, देखिए 5 अगस्त था पिछले साल का वो दिन जिस दिन शेख हसीना भारत आती हैं, बांग्लादेश छोड़ देती हैं। उससे पहले से ही हालांकि वहाँ जो वो
छात्र आंदोलन के नाम पर जो कट्टरपंथी हैं वो एक मूवमेंट चला रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोकतांत्रिक जो सरकार है, चुनी हुई जो सरकार है शेख हसीना की, उसको हटवाएं, उसमें सफल रहे। फिर हमने बांग्लादेश में देखा कि वहाँ कट्टरपंथियों ने किस तरीके से जो कथित तौर पर वहाँ सरकार चल रही है उस सरकार के ऊपर दबाव बनाकर कई फैसले लिए। अब लग रहा है कि वही कट्टरपंथी जो है उन कट्टरपंथियों का ये कनेक्शन जो है नागपुर में भी हो सकता है, और इसकी टाइमिंग जो है वो हमें देखने की बहुत ज़रूरत है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी नागपुर जाने वाले हैं। आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होने की बातें हैं, ऐसी खबरें हैं। उससे ठीक पहले औरंगज़ेब के नाम पर भड़काना एक पार्टी के द्वारा, फिर औरंगज़ेब की कब्र को मुद्दा बनाना, ये फर्जी वीडियो फैलाना कि ये आयत लिखी हुई चादर को नुकसान पहुंचाएगा, और फिर इस तरीके का दंगा करना, ये जो सारा मामला है ये पूरा कनेक्टेड मामला है। और ये बहुत संभव है कि इसको करने के आदेश जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं, वो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हों। और वैसे इन दिनों बांग्लादेश और पाकिस्तान भी लगभग एक ही हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के इशारे पर ही बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो भी काम कर रहे हैं। वहाँ भी जमात जो है वो बहुत एक्टिव हो चुका है, जो पहले पाकिस्तान में था और बांग्लादेश में अब लगातार बढ़ रहा है। क्यों शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है नागपुर में, इसीलिए कहीं ना कहीं अशांति बनी रहे, ठीक ठाक से चीज़ों को संपन्न ना कराया जा सके, एक तरह से गलत मैसेज जाए, ये कोशिश की जा रही है? 2-3 चीज़ें हैं जिसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का दौरा है, ये बिल्कुल सही है, अभी 2 हफ्ते तकरीबन बाकी है उसमें। उसके अलावा नागपुर जो है, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है। हाँ। और आमतौर पे नागपुर में दंगे होते नहीं हैं। तीसरी चीज़ यह है कि वक्फ का मामला चल रहा है, जिसको लेकर के पूरे देश को सुलगाने की कोशिश हो रही है। यहाँ भी जंतर मंतर पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। और क्या कहते हैं कि और जो कई सारे मुस्लिम मौलाना नेता हैं वो बहुत भड़काऊ किस्म के बयान दे रहे हैं, तो इससे भी माहौल ख़राब है। तो ये तीनों चीज़ का कनेक्शन कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात इसमें तय है कि ये स्वतः स्फूर्त हिंसा नहीं थी। इसमें क्या है कि ये जिस तरह से जो इसका सिस्टम है, मॉडल जो सामने आ रहा है, ये बहुत सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, और इसकी पहले से प्लानिंग थी। देखिए, हिंसा जब हुई, जब भीड़ जब बाहर निकलती है, सब हथियार लेकर के निकलती है, सबके हाथ में हथियार है, ठीक है, और उनको पहले से इस चीज़ का डायरेक्शन है, उसको डायरेक्ट किया हुआ, उनको पहले से बताया हुआ है कि हमला हमने पुलिस पे करना है। और इससे भी एक कदम आगे जब बढ़िए, जब भीड़ आकर के गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर रही है, दुकानों में तोड़ फोड़ कर रही है, तो वो देख रही है कि कौन सा दुकान हिंदू का है, कौन सी गाड़ी हिंदू का है, ठीक है, और वो नाम देख देख करके तोड़फोड़ किया गया है। तो ये बताता है कि ये स्वतः स्फूर्त हिंसा नहीं है। स्वतः स्फूर्त जो हिंसा होती है, जो सामने आया उसको। शैलेंद्र जी, ये जो इस पूरी खबर पे जब हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो पहला विमर्श हमारा हुआ था, तब भी हमने ये कहा था कि इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे, एक बार फिर उन पे सवाल है कि आप लोकल इंटेलिजेंस कर क्या रहा था। कल जब हमने बात की थी तब शैलेंद्र जी थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे प्रशासनिक एजेंसियों को, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, अगर ये इतना संगठित होकर ये काम किया गया है, अगर ये प्लानिंग के साथ किया गया है, अगर आइडेंटिफाई करके किया जा रहा है, अगर एक संगठन लगातार बन रहा है, अगर एक स्लीपर सेल 500-700 लोगों को इस तरह से मोटिवेट कर रहा है, एक हथियार जमा हो रहे हैं, तो फिर सवाल उठेगा कि फेल्योर कहाँ कहाँ हुआ। आप वो उनका काम है, जो उत्पाती हैं, उपद्रवी हैं, उनका काम है कि अपनी अशांति फैलाएं। लेकिन हमारी जो एजेंसियां हैं, फडणवीस का इलाका है, सीएम के क्षेत्र में अगर लापरवाही होती है, फिर आप बाकी शहरों में क्या करेंगे। और अब महाराष्ट्र अभी वोलेटाइल है, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद हो रहा है तो सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अभी वहां पे कोशिश हो रही है, और ये सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो राजनीति हो रही है, उसको वो जब बढ़ेगी, जो बात आप कह रहे थे कि वक्फ को लेकर एक साजिश हो रही है और तमाम मुद्दे हैं, और मोदी जहां जाने वाले हों वहां पर आपको कितना सतर्क रहना है, और जहां संघ का मुख्यालय हो वहां पर आपको कितना सतर्क रहना है, उस शहर के लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर नागपुर आप इस तरह से फेल्योर हो जाएगा सिस्टम,
तो फिर इस तरह की ताकतों को बल मिलेगा और ये जो एक जो स्लीपर सेल्स हैं उनको लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी कोशिश हो रही है कि जो एक नैरेटिव गढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और बीजेपी ने पिछले 11 सालों में कि हम आतंकवाद को, कट्टरपंथ को, इस तरह के उपद्रवी तत्वों को एक स्पेस नहीं देंगे। अगर इस तरह के एक भी छोटे छोटे इंसिडेंट भी होते हैं तो वो उनको एक क्या कहते हैं, वो मरते हुए सांप के लिए ना एक संजीवनी बन जाएगी, वो एक उसको ऊर्जा मिल जाएगी। तो हमको बहुत काउंटर एक्टिव रहना है और एजेंसियों को एक बार फिर से लाना पड़ेगा कटघरे में। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से नागपुर में हिंसा हुई है, सुनियोजित हिंसा करार दी जा रही है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सही कहा, कल तो हम लोग थोड़ा सा लग रहा था कि ये सब कुछ स्वतः स्फूर्त है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही है तो ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि सुरक्षा एजेंसियां जो अपना इंटेलिजेंस का जो तंत्र था वो पूरी तरह से वो फैल रहा है। वो कैसे भनक नहीं लग सकती है, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। इतना एजेंसियां सो रही थी क्या? अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाई जो भी लोग उपद्रवी हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, कब्र से भी निकालेंगे। अब उनके पास अब इस फेल्योर को मेकअप करने का अब यही चांस है कि भाई वो उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई करें कि आगे के बाद इस पर सोचना पड़े कि भाई आज एक बड़ी अच्छी बात योगी आदित्यनाथ ने कही, यूपी में वो बोल रहे थे, वो बहराइच में उन्होंने वो गाजी की नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो मोहम्मद गजनवी का जो भांजा है जिसके नाम पे वहाँ सलार गाजी कब्र वहीं है और वो तो एक लुटेरा था, बर्बर हत्यारा था, बाद में उसको वहाँ दफनाया गया जब सुहेल देव ने मार डाला उसको युद्ध में। तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी मज़ार बना दी, उसको सूफी संत कह दिया और मेला लगने लगा, ये नैरेटिव सेट किया गया। आज उन्होंने एक बड़ी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि महाराजा सुहेल देव का ये प्रताप था कि ऐसी मार मारी उन्होंने कि अगला 1.5 साल तक कोई आक्रांता हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये मौका है देवेंद्र फडणवीस के पास भी कि वो एक बार ऐसी कार्रवाई करें वो कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह का दंगा फैलाने वाला सोचे कि हम बचेंगे नहीं। बिल्कुल। तो देखिए एजेंसियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। नागपुर जैसी जगह जो शांति के लिए जानी जाती थी, जहां पर इस तरह के दंगे कभी हमने नहीं देखे, अगर नागपुर में इस तरह का हो रहा है तो एजेंसियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि सीएम है, उन्हें भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके एक पैमाना सेट करने की जरूरत है। तो आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ और इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या कुछ बेहतर और क्या कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है सरकार को महाराष्ट्र में, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।